दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो आपका प्रश्न बैंक है, ओके, आपको पता है काफी लंबा प्रश्न बैंक है। ओके, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं अगर आपको क्या त्रैमासिक परीक्षा में पूरा स्कोर करना। त्रैमासिक परीक्षा के लिए फायदेमंद नहीं है, ये आपकी मेन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होती पूरी जा रही है। और बाकी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, ओके, जिसमें मैंने दोस्तों आपके पूरे वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं। ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3, जिसमें जितने आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, वो आपको बता दूंगा। ओके, और पूरा इसी में से क्वेश्चन आएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। तो आपका कोई भी पेपर बनाए, चाहे एमपी बोर्ड से आए, चाहे आपके स्कूल टीचर पेपर बनाए, लेकिन यही क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन कर दिए। टीचर कहां से क्वेश्चन आपको बाहर से देगा, ओके, इसलिए आपको तैयार करके रखना है। और वैसे भी स्पेशल ये देखिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, तो हाई चांस है कि आपका इसी से आएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे सर इसे पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसे अगर पढ़ना ना होता तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत क्यों करता। ओके, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको बस क्या वीडियो को देखकर तैयार करते जाना है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको एक ही पूरा ये आपके विकल्प वाले बता दिए हैं, इसके साथ ही रेगिस्तान कंप्लीट करा दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपका क्या है सप्ताह भी देखिए यहाँ कंप्लीट आपको करा दिए थे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाली वीडियो जरूर देखिए, सही जोड़ी कंप्लीट हो गई हमारी, और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गया है। हमें अब क्या है देखना है, अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। सभी क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ओके, पूरा आपको एक ही वीडियो में तैयार हो जाएगा। ओके, तो कम मतलब टोटल 3 वीडियो होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देख लीजिएगा। त्रैमासिक में दोस्तों आप 80 में 80 स्कोर कर जाएंगे। कर जो मैं बातें आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, वो समझ लेते हैं। ओके, और सभी क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं। चलिए देख ले, मैं क्वेश्चन आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाया गया है जिस फॉर्मेट में आपका पेपर बनने वाला है, और स्पेशली टीचरों के लिए ही पूरा बनाया गया है, जिससे ये पेपर आपके स्कूल के टीचर तैयार करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 6 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपका पेपर में क्वेश्चन यहाँ से कोई आपको जो टीचर पेपर बनाएंगे वो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको दे देंगे, कोई भी 2 क्वेश्चन देंगे, जिसमें भी आपको क्या है एक आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, तो जो आपके बिल्कुल सिलेक्टेड मैं सभी आपको बताते जाऊंगा। चलिए देख लेते क्रम से। पहला यहाँ हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखी। विशेषता प्रवृत्ति एक ही बात रहने वाली है। प्रगतिवाद की विशेषता बतानी है, फिर आपको क्या नई कविता की विशेषता तैयार करनी है, छायावादी युग की विशेषता तैयार करनी है, रीति काल को सिंगाल काल क्यों कहा जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और प्रगतिवादी काव्य की विशेषता। तो ये क्वेश्चन रहने वाले, और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वो वीडियो आप देखिएगा, तो यही मैंने सेम क्वेश्चन वहां भी आपको बताया था। मतलब आपको पहले ही बता दिए, तो जिन विद्यार्थियों ने तैयार कर लिए होंगे तो उनका तो तैयार होगा। ओके, बाकी नहीं तैयार किया तो मैं आपको भी सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ओके, इसी के अकॉर्डिंग बताते जाता हूँ मैं क्रम से। तो प्रगतिवादी की आपको 2 विशेषताएं बतानी। देखिए प्रगतिवाद की यहाँ विशेषताएं दी हुई हैं, जिस इस तरीके से पेपर में लिखना है उसी प्रकार से आपको मिलने वाला है पूरा सॉल्यूशन। देखिए इसी बार से आपको हेडिंग है प्रतिवाद की विशेषताएं, सोचों के प्रति घृणा और सुस्तों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध। आपको ज्यादा याद नहीं हो रहा तो हेडिंग जो आपको है ये आप बस हेडिंग लिख दे तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी और अच्छे से आप लिखना चाहते हैं तो ये आपको जो टॉपर का तरीका है कि पहले हेडिंग लिखे उसके बारे में 2 लाइन बताए, नहीं तो आप ये हेडिंग बस लिख दीजिए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो आपकी प्रगतिवादी की विशेषता, कविता की विशेषता है। कई प्रगतिवाद के कवि आ जाते हैं, उनकी रचना तो ये आपके दी हुई है। ओके, इसके साथ ही छायावाद की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। ओके, तो छायावाद की विशेषताएं आपके दी है। तो छायावाद की विशेषता पहले व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवादी की प्रधानता का मतलब है कि जो आपके छायावादी कवि हैं वह अपने निजी अनुभव और सुख दुख की व्यंजना करते हैं आपकी छायावाद कविता में। फिर इसके बाद आपका क्या प्रकृति प्रेम आपको यहाँ देखने को मिलता है, और इसके साथ ही आपका प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण होता है। तो ये है आपकी छायावाद की विशेषता है। ओके, और प्रयोगवाद की विशेषता बतानी। तो प्रयोगवाद की विशेषता क्या है कि प्रयोगवादी कविता में मार्क्सवादी परिलक्षित है। इस काव्य में सजगता और गहरी पीड़ा का बोध है। प्रयोगवादी कविता भावुकता के साथ बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। ओके, प्रॉपर मैं आपको वैसे भी सब कुछ तैयार करा चुका हूँ। क्लास 12 के बैच में मैं हिंदी सब्जेक्ट में कंप्लीट तैयारी करा दी है। पूरा वहाँ पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाता है, जिस प्रकार से पूरा आपको देख रहे हैं। ओके, तो अगर आप भी क्या है ज्वाइन करना चाहते हैं और प्रॉपर तैयारी मेन बोर्ड एग्जाम तक तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप क्या है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा और सभी टॉपिक की आपकी तैयारी करा दी जाएगी बेहतरीन तरीके से। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन भी ये है कि भक्ति काल को हिंदी आपका साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बस इसी प्रकार से आपको लिख देना है। क्या कारण है कि इसमें इस काल में लोक मंगल तथा समन्वय की भावना थी, भक्ति भावना प्रधान थी और निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश। तो यही कारण है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है?
रीति काल को सिंगाल काल क्यों कहा? जितने क्वेश्चन है सभी मेरे ऑलरेडी नोट्स में दिए हुए, ओके, तो इसलिए मुझे बताने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जितना भी है सब मैं ऑलरेडी आपको हिंदी के बैच में दिया हुआ है, ओके। तो अगर आप पहले से पढ़ लेते हैं सब कुछ तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही रीज़न आपका दिया हुआ है कि रीति काल को सिंगाल काल क्यों कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला काल हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल कहलाता है, जिसे काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या है रीति काल का नाम दिया है। रीजन क्या है कि सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राजस्य थे, वे राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं की प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक है। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। मेन रीजन यही है कि इस काल में लिखा गया जो भी चीजें, कविताएं वगैरह, काव्य वगैरह, तो वो श्रृंगार रस की प्रधान थी। इसलिए जो मृष्य बंधु हैं उन्होंने ऐसे कहा है रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। क्लियर है? तो ये आपको 2 लाइन यहाँ लिखनी है। ओके, नई कविता की विशेषता भी देखना चाहते हो तो नई कविता की विशेषता क्या है कि लघु मानवता की प्रतिष्ठा है, बिंब योजना की अधिकता है, क्षण का महत्व है। तो ये आपकी नई कविता की विशेषता है। ओके, ज़्यादा याद नहीं होता तो आप ये केवल इतना जो हेडिंग में दी है याद कर लीजिएगा, और अच्छे से आप लिखना चाहते हैं टॉपर वाला तरीका तो फिर डिटेल से भी आप लिख सकते हैं। ओके, नंबर देखिए दोनों में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ क्वेश्चन थे मैंने आपको क्या है सभी क्वेश्चन कवर करा दिए। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, जो पेपर का जिस प्रकार से फॉर्मेट हो उसी पे फॉर्मेट के क्वेश्चन पूरे दिए हुए हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर जब 7 आएगा त्रैमासिक परीक्षा के हिंदी के पेपर में आपके तो 10 क्वेश्चन दिए, तो कोई भी 10 में से आपको 2 क्वेश्चन आपके टीचर देंगे और 2 में अथवा शायद रहता है तो 1 तो आपको करना पड़ता है। ओके, जो एकदम सिलेक्टेड है, जो हाई चांस है, केवल हम उनमें क्वेश्चन फोकस करेंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा में हटाते जाऊंगा। ओके, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत ज्यादा लगेगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो मैं कर रहा हूँ जो एकदम प्योर सिलेक्टेड जो आपको पढ़ना है उन्हें मैं फोकस करते जा रहा हूँ, उन्हें आपको तैयार करते जा रहा हूँ। इसमें पहला आपका हाई चांस रहता है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो सॉल्यूशन आपका क्या रहने वाला है, ये इस प्रकार से आपको लिखना है कि शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहे संसार के प्रति असंतोष विद्रोह की भावना है। शीतल वाणी में आग यानी कवि के मन में क्या है, प्रेम तो है, कवि के मन में प्रेम तो है, लेकिन इसके साथ ही जब वो देखता है संसार को देखता है तो संसार को देखता है कि जो संसार है ये प्रेम रहित, तो संसार के प्रति क्या है वो विद्रोह की भावना भी जाग जाती है। यही लाइन के कारण क्या है, इसी कारण क्या है शीतल वाणी में आग होने का मतलब बताया जाता है। अतः कभी अपनी शीतल वाणी से ही अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है। यहाँ का है विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर, यानी शीतल वाणी में आग, तो क्या है इसमें विरोधाभास अलंकार है। ओके, तो यह कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट आपको पढ़ना है कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो इसका किस बार से आप लिख सकते हैं कि कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है और यह बनावटी व झूठा है। मतलब 2 नंबर में लिखना है तो बहुत लंबा हम लिख सकते हैं इसका आंसर, लेकिन इसको जितना छोटा कर सके हैं ओके उतना मैंने इसे छोटा किया है जिसमें हमारा आंसर भी पूरा हो जाए और छोटा लिखे तो 2 नंबर के लिए पर्याप्त है। क्या रीजन है कि ये संसार क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें क्या है ये संसार अधूरा है कवि के अनुसार, इसमें प्रेम नहीं है और ये क्या बनावटी और झूठा है। क्लियर, तो इस बार से आंसर लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो दिशाओं को मृदंग मतलब होता है ढोलक की तरह बजाने से तात्पर्य है कि बच्चों का दौड़ दौड़ कर शोर मचाने से है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वे बेफिक्र होकर छतों पर भी क्या है दौड़ लगाकर शोर मचाते हैं। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य है कि बच्चों का दौड़ दौड़ कर शोर मचाना। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना है आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व को किन पक्षों को उभारा। अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको गाइडों में भी इसमें से आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन ये अपने नोट्स में दिए हुए हैं। जैसे आपका ये वाला है आत्म परिचय कविता में कवि अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है। तो इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताया है। कवि का इस संसार के प्रति कलह का संबंध है क्योंकि वह जगह जीवन से जुड़ा भी है और इससे अलग भी है। मतलब अब इससे जुड़े तो है ही है, ओके, इस संसार में आए तो इससे जुड़ाव तो हो ही जाता है जैसे संसार में आते हैं, लेकिन इससे वो कहें एक प्रकार से अलग भी रहना चाहते हैं क्योंकि भाई इस संसार का भार यानी जिम्मेदारियां लिए फिरते हैं, लेकिन उसके जीवन में क्या है प्यार की भावना भी है। तो ये आपका बताया जा रहा है कवि के यहाँ व्यक्तित्व के पक्षों को उभारना है। ओके, तो मैंने आपका ये रहने वाला है लाइन, इस बार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना चाहिए। तो ये आपको नेक्स्ट ये करना है कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जग किन्हें पूछता है और क्यों। तो इसमें दोस्तों आपको इस बार से लिखना है कि जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, ये लाइन आती है।
जब इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे तो टीचर जैसे ही आपकी कॉपी पढ़ेगा तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा जो मैंने शैली बताई है टॉपर वाली शैली है। ओके, कि मैन आप वही लाइन बता दीजिए जिसमें पूरा राज छुपा हुआ है। तो ये लाइन आती है आपकी, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। इसका मतलब संसार में उन्हीं लोगों की पूछ है जिन्हें संसार के गीत गाने में आनंद आता है, संसार के लोगों का गुणगान करते हैं। दूसरी ओर मैं मन मौजी हूँ, संसार के इशारों पर नहीं चलता है, यह मेरी मस्ती का कारण है। क्लियर है? तो यह इसका मेन आंसर है कि संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार की गाते हैं या जो संसार के लोगों के का गुणगान करते हैं, जबकि मैं तो ऐसा करता नहीं, मैं तो अपनी ही मजमौनी हूँ, अपने ही मन के अनुसार जीता हूँ। क्लियर है? तो हो जाता हमारा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, कवि हरिवंश राय बच्चन अपने हृदय में किस तरह के भाव रखे हुए हैं। तो कवि अपने हृदय में, देखिए जितने ये क्वेश्चन है आपको, ये मैंने देखा गाइडों में आपको नहीं मिलेंगे, ये सब अपने नोट्स में दिया है। तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, पूरे आपको नोट्स मटेरियल मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे सर आप ये कहाँ से बताते हैं, हमें तो मिलता ही नहीं है। तो ये पूरे बैच में मैंने आपके जो नोट्स वगैरह है दिए हुए। ओके, तो कवि ने अपने हृदय के अपने एक भाव उपहार स्वरूप सजो रखे हैं। कवि अपने स्वप्निल यानी सपनों के संसार में ही डूबा रहता है, मैं अपने सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। फिर आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका है, कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता। तो ये आपको क्या रिपीट हो गया, देखो ये पहले बता दिया है। नेक्स्ट है, कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संसार लिए फिरते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो इसमें बस यही लाइन में यही बताना है कि कवि अपनी कल्पना का संसार लिए फिरते हैं और उससे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। ओके, कभी जो संसार लिए फिरते हैं तो वो अपनी कल्पना के सपना का संसार लिए फिरते हैं, क्योंकि कवि को क्या पसंद है, प्रेम पसंद है, प्रेम से भरा संसार पसंद। लेकिन जो वास्तविक संसार उसमें तो प्रेम है नहीं है, इसलिए वो अपना कल्पना का है संसार लिए फिरते हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट करा दिए सब ये क्वेश्चन लगभग। अब इसे एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए तो जो कम इंपॉर्टेंट है या जो आपको नहीं रहते हैं आने वाले तो आपको हो जाता है, और एक दो छोड़ भी सकते हैं जो आपका कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे अब इतना तैयार कर लिया, इसमें से कोई भी टीचर आपकी दो रहेगा, दो में भी आपको एक करना है, तो आपका आराम से यहाँ से 2 नंबर आप फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन जैसे है, 8वें क्वेश्चन में आपके देख सकते हैं यहाँ जो आप क्वेश्चन हैं वो आपके काव्य बोध से हैं। चलिए क्रम से मैं एक ही क्वेश्चन बताते जाऊँगा। पहला है हमारा, इसी क्रम में बताते जाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। संधि अलंकार को उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो संधि अलंकार क्या होता है, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण। देखिए संधि अलंकार ये संदेह हो जाए मैं, अब से संदेह कब होगा मैं, उसका रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि ये वही वस्तु है, तो वहाँ संधि अलंकार होता है। और इसमें अंत तक संशय बना रहता है। और ये लाइन अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि संधि अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। 77 में इस बार से आता है। और याद सबसे आसान है, सिंपल उदाहरण है, वही मैं उदाहरण बताता हूँ जो मुझे याद आसानी से हो जाते हैं और याद होंगे। सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी। एक दो बार लिख कर आप देखिएगा, नहीं तो आप केवल पढ़ के जाएंगे तो बस सारी नारी बस आपको समझ में आएगा और आगे पीछे नहीं लिख पाएंगे। तो एक बार इसको आप ऐसे जो आपके उदाहरण रहते हैं, चाहे वो आपके रस के हों, अलंकार के, छंद के उदाहरणों को आपको बार बार लिखकर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके, क्योंकि देखने में तो आसान कई बार लगते हैं, लेकिन फिर जब लिखने में आएगा तो फिर आपका आगे पीछे हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे यहाँ विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो विरोधाभास नाम में ही इसमें राज छुपा हुआ है। विरोध आभास, विरोध का आभास हो, विरोध ना होते भी विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास 2 शब्दों से मिलकर बना है, विरोध धन आभास, जहां वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है परंतु वास्तव में विरोध नहीं होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये परिभाषा हो जाती है। उदाहरण जैसे आपको लिखना है, तो कौन सा आपका उदाहरण है, ये आपका जो आत्म परिचय में लाइन आती है, मैं निजरोधन में रागली फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आगली फिरता हूँ। तो ये आपको उदाहरण है। ओके, ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मोहब्बत एक मीठा जहर है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका सबसे पहले नंबर का लाए, ये सबसे बेस्ट है, इसे आपको याद करके रखना है। आगे देख लेते हैं। ऐसे हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के प्रमुख अंग कौन कौन से। तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभावन भाव, संचारी भाव। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे हमारा स्थायी भाव किसे कहते हैं, तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं वो इसे स्थायी भाव कहते हैं। यही संजीव आरोप प्रॉपर नोट से दिया है, प्रॉपर बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आपको, जैसे संचारी भाव किसे कहते हैं और 2 संचारी भाव के नाम लिखिए। तो संचारी भाव ये है आपका कि स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव एकदम पानी के बुलबुले के समान होते हैं कि पानी का बुलबुला बनता है फिर फूट जाता है, इस प्रकार से कि आते तो हैं और फिर तुरंत चले भी जाते हैं। तो ये आपके संचारी भाव, उनकी संख्या कितनी 33 होती है। जैसे निवेश, शंका, गलानी, हर्ष, आवेग, ये सब क्या है आपके संचारी भाव है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा करुण रस की परिभाषा उदाहरण है।
शांत रस की परिभाषा उदाहरण है, तो इसे देख लेते हैं। तो करुण रस की परिभाषा, देखिए परिभाषा में तो आपको एक ही परिभाषा याद करनी है, फिर तो आपको चेंज बस कर देना पड़ता है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुवाद संचारी भाव से सहयोग होता है, वह करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आपका करुण रस का आपकी परिभाषा बन जाती है। ओके, अभी तो मुकुट बता था मात, कली हुए हल्दी के हाथ, खुले ही नाते लाश के बोल, खिले ही नाते चुंबक सन का पोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंधु रंगारी, ये आपको उदाहरण हो जाता है। ओके, इसके बाद उसे आपको शांत रस का भी चाहिए, तो शांत रस का मैं आपको बता देता हूँ कि परिभाषा देखिए सब रस में एक ही आपकी रहने वाली है। ओके, और अच्छे और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर का एक प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें लगभग आपको सभी टॉपिक की वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से मैंने हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया है। ओके, तो यहाँ शांत रस में क्या होता है कि परिभाषा वही है, जिस रस की परिभाषा लेकर उसका यहाँ स्थायी भाव का नाम लिख देना, चेंज कर देना, काफी परिभाषा बन जाती है। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुवाद संचारी सहयोग होता है, शांत रस की निष्पत्ति होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको लगभग सभी यहाँ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। क्लियर है? तो इतना आपको यहाँ तैयार कर लेंगे, इन्हीं में से आपके 2 क्वेश्चन आए, कोई भी आप एक कर लीजिएगा। ओके, फिर आपका 9वां क्वेश्चन आएगा, तो ये 9 में 5 क्वेश्चन में से कोई भी टीचर आपके यहाँ 2 क्वेश्चन रख देंगे, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। बाकी हम तो क्या है सभी क्वेश्चन देखते ही जा रहे लगभग। चलिए इसमें देख लेते हैं। 9वां सोरठा छंद की परिभाषा आपको बतानी, कवित छंद की परिभाषा और सवई छंद की परिभाषा उदाहरण से आपको बतानी है। चलिए क्रम से देखते जाते हैं। पहले आपका सोरठा छंद है, तो ये आपका सोरठा जिस तरीके से जैसा पेपर में लिखना चाहिए पूरा उसी फॉर्म में मैंने पूरा ध्यान दिया हुआ है आपको। सोरठा छंद या दुआ का उल्टा होता है इसमें विषम मात्राओं में, अर्थात विषम चरणों में, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। ये आपको उदाहरण हो जाता है। उदाहरण थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, पहले 2-3 बार आपको पढ़ना है, लिख कर इनको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़े इनका जैसे उदाहरण है तो बना कर नहीं लिख सकते हैं, बना कर लिख नहीं सकते हैं, फिक्स आपको वही लिखना ही पड़ेगा जो उसका वास्तव में उदाहरण हो। तो उसको आपको क्या है याद कर लेना। कवित छंद है, तो यह कवित छंद में क्या है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 वर्णों पर यति होती है और हर चरण का अंतिम होता है वो गुरु होता है, और ये आपका दिया हुआ है उदाहरण। ओके, और यहाँ मैंने वही जितने जब आप नोट से देखेंगे जो चीज़ मुझे वास्तव में याद होती है मैं वही उनको क्या है आपको देता हूँ। उदाहरण में भी यही दिए मैंने, सबई छंद दिए, सबई एक वर्णित छंद है, वाई से लेकर 26 वर्णों तक के छंद आपके सबई छंद कहलाते हैं। ये कई प्रकार के दुर्बिंद, दुर्बिल और जो मदगंध सवैया ये आपके प्रमुख सवैया छंद हैं। अब इसमें आपको उदाहरण बताना है सवैया छंद में, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मदगंध सवैया का उदाहरण लिख दें, चाहे आप दुर्बिल सवैया का उदाहरण लिख सकते हैं। ओके, तो इसके ओके ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके आपको उदाहरण सहित लिखना है, और फिर शब्द गुण किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लिए यहाँ पहले पूछा जाए शब्द गुण किसे कहते हैं, तो शब्द गुण क्या होता है, जिस तरह वीरता उदारता दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर ओज आदि रस के धर्म होते हैं। परिभाषा क्या है, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें क्या है हम शब्द गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, माधुर ओज प्रसाद, और ये आपको दिया भी हुआ, तो उनको भी आपको एक बार पढ़ के रखना है। ओके, ये इनकी परिभाषा उनका उदाहरण दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना चाहिए उसी तरीके से दिया हुआ। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आ जाता हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में पहला है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो कहानी उपन्यास में अंतर देख ले, तो जितने क्वेश्चन हैं आपके इसी में से आएगा और उसी फॉर्मेट में आएगा। ओके, जैसे 9वें क्वेश्चन में यहाँ 5 है, तो 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, और 2 में से भी आपको एक करना पड़ेगा। जैसे 8वें क्वेश्चन इतना आपको दिया हुआ है 8 क्वेश्चन, 8 में से टीचर कोई भी आपको 2 क्वेश्चन दे देगा, उनमें से एक आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से 7 में उसी फॉर्मेट ये पूरा बना हुआ है। ओके, तो इसी अच्छे से आपको तैयार करते जाइएगा, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि मुझे पता नहीं था इसलिए नहीं पढ़ोगे। देखिए 10वें क्वेश्चन में कहानी उपन्यास में अंतर, तो कहानी उपन्यास में अंतर, और बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल जितना आसान हो सकता है, क्योंकि ये आपको गाइड में भी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, हर प्रकार से मैंने आसान दिया हुआ। कहानी उपन्यास में अंतर, कहानी छोटी सी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। अब कहानी जब छोटी है तो पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास बड़ा होता है तो उपन्यास में पात्रों की संख्या बड़ी होती है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। चलिए आगे कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है। संस्मरण में होता है कि जो लेखक याद करके बताता है, तो लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण स्मरण है। संस्मरण है आपका रेखा चित्र क्या, किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन रेखा चित्र है। जो संस्मरण होता है वास्तविक होता है, रेखा चित्र वास्तविक व काल्पनिक हो सकती है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। अब जीवनी और आपने आत्मकथा में अंतर पूछे जा रहा है। तो जीवनी आत्मकथा में अंतर क्या है, तो जीवनी होती किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी होती है हमेशा सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। क्यों होती है सत्य घटनाओं पर आधारित, क्योंकि वो क्या दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जा रही है, तो पूरा रिसर्च करके लिखता है। आत्मकथा
काल्पनिक भी हो सकती है, अपने बारे में व्यक्ति बता रहा है तो वो अपनी सही सही बातें बताएगा। ओके, इस बार से ओके, इसमें कुछ अपने बना के भी बातें बता सकता है, इसलिए काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी हमेशा प्रेरणादायक होती है, ये हमेशा, क्योंकि जीवनी महापुरुष पर लिखी जाती है तो हमें क्या है, प्रेरणा मिलेगी। और आत्मकथा में जरूरी नहीं है कि प्रेरणा प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा है नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक में क्या है, कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक। ओके, नाटक क्या एक पार्ट से बड़ा होता है, इसलिए नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक के अपेक्षा क्या कम होती है। नाटक दृश्य काव्य का एक बृहद रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य है लेकिन ये लघु रूप होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको ये पढ़ के रखना है, गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत कीजिए। यानी अब गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, तो प्रमुख गौण है, कुछ प्रमुख है, कुछ गौण विधाएं, तो उनको आपको बताना कौन कौन सी। तो ऐसा आप सीधे आपको लिखना है, तरीका ये रहने वाला है कि गद्य की विधाएं कौन सी हैं। प्रमुख है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये हमारी क्या है, प्रमुख रहती है। गौण में जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, रिपोर्टार्च, डायरी, ये सब आपकी गौण में आता है, तो यही लिखना है। निबंध की आपको परिभाषा भी कहा जाए, निबंध किसे कहते हैं, तो ये दिया बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा यह है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सोचता और सजीवता, आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया जाता है। बस आपको क्या है, दो निबंधों के नाम भी लिख दीजिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है। ये आपके मतलब मेन रहने वाले, इतना बस पढ़ के रखिए। अब जैसे ये है शुक्ल युग के गद्य की विशेषता, कम ही इनके चांस रहते हैं, बहुत कम ही आते हैं आपके। ओके, तो इग्नोर भी कर सकते हैं मेरे अनुसार। इतना वजह पढ़ लेते, आपके 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपने 6, 7, 8 पढ़ लिए, उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाएगा और आपसे बन जाएगा, ऐसा आपका रहता है। ओके, तो ये रहता है, ये आपकी साइकोलॉजी अपनी चलती है। ओके, अब चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न 11वां। ओके, अब दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न 11 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो आपके सिलेक्टेड रहने वाले हैं तो आपको फोकस करते चलता हूँ। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, और ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी लगातार 2 बार 2022 में 24 में भी आए हैं। तो भक्तिन स्वयं को न बदल कर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई की रात को बना हुआ दलिया, सवेरे के मट्टी में खाना, बाजरे के तिल लगाकर पुए। ओके, और मतलब जो गाँव के जो व्यंजक हैं वो बस बनाया करती थी। कौन, भक्तिन। ओके, इसलिए भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती हो गए। कैसे आपको आंसर लिखना है, उसी फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा फिर दिमाग नहीं लगाना, जैसा आपका दिए कि पढ़कर आपको समझकर इसी बार से आपको आंसर लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो पहले तो यही आपको क्लियर होना चाहिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। ओके, यानी लक्ष्मी। अब क्यों लोगों से क्यों छुपाती थी, लक्ष्मी का मतलब क्या है, लक्ष्मी का मतलब है समृद्धि, ऐश्वर्य। ओके, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता था। ओके, नाम क्या है, लक्ष्मी। ओके, जबकि भक्तिन वास्तव में क्या थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसी से तो उसका जो नाम से उसका गुण नहीं मिलता था, उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया, इस कारण वह अपना नाम लोगों से क्या छुपाती थी। मैंने इसका रीजन क्या है कि जब वो लोगों से कहेगी मेरा नाम लक्ष्मी है वास्तव में गरीब, तो लोग उस पर मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो डरती थी लोगों को नाम बताने से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं। तो भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं साधारण व्यक्तित्व होता है, मतलब देखिए हम नोट्स में सब कुछ दिया होगा, प्रॉपर दिया है। ओके, तो इसलिए कहता हूँ एक बार आपका हिंदी का बैच ज्वाइन करके पूरा आप मटेरियल प्राप्त करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 महीने में हिंदी को पूरा खत्म करके आप हिंदी सब्जेक्ट से आप निश्चिंत हो जाइए, जो आपके मेन सब्जेक्ट में आप फोकस करिए। तो भक्तिन का विशेषता क्या है, एक साधारण व्यक्तित्व। भक्ति क्या है, व्यक्तित्व अत्यंत साधारण था, परिश्रमी थी, बहुत ज़्यादा। भक्तिन परिश्रमी महिला थी, ससुराल में बहुत मेहनत करती थी, वह लेखिका के हर कार्य में सहायता करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वो दिया हुआ बिल्कुल क्रम से क्वेश्चन एकदम रखे हुए हैं। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं को देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उन्हें भी खरीद लेता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता भी नहीं होती हम उन्हें भी खरीद लेते हैं। जब इसके विपरीत जब मनुष्य बाजार के जादू पर प्रभाव उतरने लगता है तो उसे खरीदी हुई जो वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती हैं। तो ये है असर पड़ता है जब क्या है, बाजार का जादू चढ़ता है और जब बाजार का जादू उतरता है मनुष्य से ऊपर से। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। तो बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। और भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से छुपाती थी, तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ओके, तो ये हमने दूसरे नंबर पर देखा। नेक्स्ट नौकरी की खोज में आई, भक्तिन ने अपने वास्तविक नाम लक्ष्मण का उपयोग न करने की बात लिखे से क्यों कही। तो इसका वही कारण है जो मैंने आपको जस्ट बताया कि जो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, प्रयोग ना करे लेखिका, इसके लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर वो लोगों के सामने बताती कि मेरा नाम लक्ष्मण है, ओके, वो वास्तव में वो गरीब थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते। यही कारण है
कि उसने मतलब भक्तिन ने कहा लेखिका से कि उसका जो नाम लक्ष्मण है वो लोगों के सामने प्रकट ना करे। ओके, तो यही आपको आंसर यहाँ लिखना है। क्लियर है? लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? तो आंसर में लिखना है आपको लगान ना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में रखा। दिन भर क्या है? कड़ी धूप में खड़ा रखा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको कौन सा तैयार करना चाहिए यहाँ? तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? तो वो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट आपको इसे पढ़ के रखना है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध यह कहना कठिन है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको इस पार से लिखना है। महादेवी और भक्तिन के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्तिन अपने आप को महादेवी की संरक्षिका मानती थी, इसलिए उसे छोड़ने की सोच नहीं पाती। महादेवी वर्मा ने स्वयं भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा, क्योंकि वह भक्तिन से असंतुष्ट होकर भी उसे क्या सेवा से नहीं हटा सकती थी। भक्तिन भी उन्हें क्या छोड़कर नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ परचेजिंग पावर से लेखक का क्यास है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये लिखा हुआ है परचेजिंग पावर से होता है आर्थिक संपन्नता। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने का क्या प्रयास किया जाता है। आगे देख लेते हैं। पर यहाँ नेक्स्ट को यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, माया कौन जोड़ता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो माया कौन जोड़ता है या सीधे आपको सिंपल लिखना है, स्त्रियां माया जोड़ने पर विश्वास रखती हैं। और यह माया जो शब्द है उसका मतलब होता है कि धन, संपत्ति, वस्तु की ओर यहाँ प्रकट किया जा रहा है। ओके, इस बार नेक्स्ट जैसे ये आपका लेखक जयंत कुमार के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे? तो क्या चूरन बेचने का काम करते थे। कुछ तो बिल्कुल आपके सिंपल है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है कि लेखक के पड़ोस में रहने वाले जो भगत जी थे वो चूरन बेचने का काम करते थे। ओके, फिर इसके बाद बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है, इसे आसानी से अपनी भाषा में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाजार में क्या है, एक जादू होता है। जो बाजार की जो आकर्षक वस्तुएं हैं वो लोगों को लुभाती हैं खरीदने के लिए। जब फिर ये वाला जो इसका आंसर मैंने आपको बताया, तो वही आपको इसके बाद सेट कर देना है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य क्या होता है, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उन्हें भी खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही बाजार का जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो सब वस्तुएं क्या अनावश्यक है। इस प्रकार से तो ये आपको यहाँ बताना है। ये क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, अब जैसे कौन आपके एक दो क्वेश्चन में छोड़ देता हूं तो वो आपके क्या है कम इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैंने स्किप कर देता हूं। बाकी मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन कवर करते ही जा रहा हूं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। लेखक जयंत कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है? तो सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से रहने वाला है। लेखक जयंत कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है? तो ये आपको बताया जा रहा है कि बाहर चमक दमक और दिखावे के लिए बाजार का उपयोग, इसके बढ़ते परस्पर सद्भाव में कमी आ रही है। इसे मनुष्य आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की भांति व्यवहार करता है। क्रय शक्ति से संपन्न खाली मन वाले व्यक्ति भी बाजार रूपक को बढ़ाते हैं और इस प्रवृत्ति से बाजार का सच्चा लाभ नहीं मिलता है और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे आपका ये कमी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे नकली सामान के लिए खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें आप लिख सकते हैं कि आप क्या है उसके लिए जागरूकता के लिए आवाज़ उठाएंगे और इसके साथ ही आप क्या है उपभोक्ता फोरम में क्या है शिकायत कर सकते हैं और इसके साथ ही हम क्या है स्वयं जागरूक रहेंगे और उनको जागरूक करेंगे। तो ये आपके रहने वाले। बाकी इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो पहले वाले जो आगे आपको बताएं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके प्रश्न 11वें तक मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो पढ़ने लायक थे। ओके, अब 12वां 13वां 14वां 15वां और भी जो आगे क्वेश्चन रह जाते हैं तो एक और लास्ट पार्ट आएगा तो उसमें मैं आपको ये सभी क्वेश्चन क्या है कवर आपके करा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।